मुंबई उच्च न्यायालयातून एक महत्त्वाची त्याच सोबत जर पाहिलं तरी खरंच धक्कादायक माहिती जी आहे ती समोर आलेली आहे आणि ते म्हणजे 81 मॅन्युअल स्कॅलेंजरचा मृत्यू झालेला आहे. खरं तर आपण जर पाहिलं तर 2013ला एक कायदा आला होता आणि त्या कायद्यात सांगण्यात आलं होतं की स्थानिक पातळीवर जे जिल्हाधिकारी आहेत त्यांनी या सगळ्यांचं पुनर्वसन जे ते करावं आणि मॅन्युअल स्कॅलेंजर जे ते थांबवावं. पण या जिल्हाधिकाऱ्यांनी माहिती दिली होती की असं कोणतंही गणित किंवा असं कोणतंही पुनर्वसन आमच्या भागात जे जिल्ह्यात जे ते आलेलं नाही. तरीही या जिल्हाधिकाऱ्यांकडून 81 इसमांची मृत्यूची नोंद जी आहे ती समोर आलेली आणि या संदर्भात 8,10,00,000 रुपये जे ते यांच्या कुटुंबाला देण्याची सुद्धा माहिती जी आहे ती ह्याच जिल्हाधिकाऱ्यांकडून आलेली आहे. हे संपूर्ण प्रकरण उच्च न्यायालयात मांडणाऱ्या सुधा भारद्वाज ताई जे आहेत त्या आपल्या सोबत आहेत. ताई, खरं तर तुमचं पुढारीमध्ये स्वागत आहे. पण मॅम, सगळ्यात एक महत्त्वाचा प्रश्न है कि ये प्रकरण, ये संपूर्ण मुद्दा, पूरा मुद्दा कहाँ से शुरू हुआ है और आप कैसे देखते हो इस मुद्दे को? जी, ये जो केस है ये सीनियर एडवोकेट गायत्री सिंह हैं, उनके चेंबर से हम लोग कर रहे हैं. और ये जो पिटिशन है वो एक्चुअली 3 लोगों की तरफ से किया गया. एक तो श्रमिक जनता संघ है, जो एक यूनियन है जो मैनुअल स्कैवेंजर्स के बारे में काम करता है. दूसरा है जो म्यूज फाउंडेशन, एक यूथ ऑर्गेनाइजेशन है. और तीसरे जो हैं वो स्वयं एक पीड़ित पिता हैं, उनके खुद के बेटे की मौत इस तरीके से हो गई थी. तो ये हमने पिटिशन 2023 में फाइल किया था और जिसमें हमने ये कहा था कि जो 2013 का जो एक्ट है, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहेबिलिटेशन, यानी मैनुअल स्कैवेंजर के रूप में निषेध, इस तरीके का काम का निषेध, प्रतिबंध और उन लोगों का पुनर्वास, इसके लिए जो कानून आया था. तो वास्तव में जैसे आपने बोला अभी कि धक्कादायक जानकारी, तो हुआ ये था कि हमारे इस केस के दौरान एक तो जो जिनके बारे में हमने बताया आपको कि जिनके स्वयं के बेटे गुजर गए थे, उन्हें तो इस पिटिशन के दौरान मुआवजा भी मिला और उसकी भी काफ़ी लड़ाई रही, क्योंकि उसमें भी बड़ी रेड टेप थी कि भी आप एयरशिप सर्टिफिकेट लाइए और ये वो. लेकिन बाद में चल करके कोर्ट ने ही कहा कि भाई जिसमें कोई विवाद नहीं है, ऐसे जो बिल्कुल एक मार्जिनलाइज्ड परिवार से आने वाले व्यक्ति के साथ आप उनको इधर उधर दौड़ा रहे हैं फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, ये गलत है और उनको दिया जाना चाहिए, और वो दिया भी गया. लेकिन एक जो बहुत अच्छी चीज़ हुई बॉम्बे हाई कोर्ट में कि अप्रैल के महीने में जो डिवीज़न बेंच सुन रहा था, जस्टिस नितिन जामदार और जस्टिस साठी का डिवीज़न बेंच, उन्होंने कहा कि इस तरह टुकड़े टुकड़े में लोग आ रहे हैं हाई कोर्ट्स में मुआवजों के लिए. कई बार, ये पहली बार नहीं है, कई बार आए हैं. और बल्कि हमने उसी समय ऋतिक कुरकुटे करके एक आदिवासी लड़के का भी डाला था, क्योंकि कल्याण डोंबिवली में भी वार्ड में सफाई करते समय उनकी मौत हो गई थी. तो उन्होंने कहा कि इस तरह से आप एक एक केस को कब तक लाते रहेंगे, इस केस की पूरी इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपरली क्यों नहीं की जा रही है शासन के द्वारा, कॉरपोरेशंस के द्वारा. इसका और उन्होंने एक निर्देश दिया कि इस बारे में इस केस के इम्प्लीमेंटेशन को लेकर के आपने क्या क्या कदम लिए हैं, इसके लिए आप एफिडेविट दर्ज करें. और फिर सरकार ने एक नोडल ऑफिसर नियुक्त किया जो कमिश्नर वेलफेयर पुणे के हैं, और उन्होंने ये एफिडेविट दिया. तो उस एफिडेविट में 2 बिल्कुल ही अपोजिट बातें हैं. एक तो जैसे आपने कहा 81 की लिस्ट दी गई कि ये लोग डिजीज मैनुअल स्कैवेंजर हैं, जिनको हमने 10 लाख रुपए मुआवजा दिया है. पुनर्वास किसी का भी नहीं हुआ है. दूसरा जो है वो दूसरी तरफ उन्होंने ये कहा कि 2 अगस्त 2023 को 2 अगस्त को सारे कलेक्टर्स, सभी 36 जिलों के कलेक्टरों ने सर्टिफिकेट दे दिया है कि उनके डिस्ट्रिक्ट जो है मैनुअल स्कैवेंजिंग फ्री है, और उन्होंने ये सर्टिफिकेट सेंटर को भी भेज दिए हैं. और इस प्रकार पूरा महाराष्ट्र स्टेट जो है मैनुअल स्कैवेंजिंग से फ्री हो गया है. यानी कि जिंदा एक भी मैनुअल स्कैवेंजर नहीं है, न ही किसी मैनुअल स्कैवेंजर को ने कोई आवेदन दिया है कि मेरा पुनर्वास करिए, और इस प्रकार कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, एक तरह से देखा जाए.
मैम इसी को आगे लेते हुए जाएंगे, जैसे जिलाधिकारी कह रहे हैं या नोडल ऑफिसर्स कह रहे हैं कि एक भी जिंदा मैनुअल स्कैवेंजर नहीं है। सो अभी जस्ट बारिश, जुलाई का महीना चालू है, बारिश शुरू है। बारिश के 2 या 3 महीने पहले मुंबई या महाराष्ट्र की जितनी भी पालिका है वो नाले सफाई का काम चलाती है। उसके वक्त हम देखते हैं कि बहुत जगह पे अभी जेसीबी आते हैं, पर कई ऐसी गटारें हैं, कई ऐसे नाले हैं जहाँ पे जेसीबी नहीं पहुँच पाते, तब मैनुअली ही सारा काम जो है किया जाता है। तो उसे और ये नोडल ऑफिसर के जो स्टेटमेंट को आप कैसे देखते हो? बिल्कुल। तो एक तो ये है कि भी मैनुअल स्कैवेंजर की हो सकता है, मतलब अगर हम समझने की कोशिश करें कि ऐसा बेतुका जवाब कैसे आया, तो हो सकता है कि उनका अर्थ मैनुअल स्कैवेंजिंग से ये है कि जो अनसैनिटरी लैट्रिन है, बिना फ्लश का लैट्रिन जिसे हम बोलते हैं, जहां पर हाथ से मल उठा करके फेंकना पड़ता है, ऐसे लैट्रिन्स, क्योंकि ऐसे लैट्रिन्स ही खत्म हो गए हैं, तो ऐसा काम करने वाले नहीं हैं, इसलिए वो मैनुअल स्कैवेंजिंग की बात कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने ठीक से एक्ट को इसका मतलब देखा नहीं है, समझा नहीं है, क्योंकि हैजर्डस क्लीनिंग, खतरनाक रूप की सफाई, जिसमें सीवर लाइंस की सफाई, सेप्टिक टैंक्स की सफाई, स्टॉर्म ड्रेन्स की सफाई, ऐसी जो भी जिसमें मल प्रवाहित होता है, यदि उस काम को बिना प्रोटेक्टिव गियर पहने, बिना प्रॉपर एपरेटस के, बिना प्रिकॉशन लिए ठीक से अगर वो काम किया जाता है, तो उसमें भी आप मानव मल के तो संपर्क में आएंगे ही, और वो मैनुअल स्कैवेंजिंग ही कहलाएगा। तो इसीलिए जब मौत होती है तो उनको मानना पड़ता है कि ये मैनुअल स्कैवेंजर है। लेकिन ये काम आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि भले अनसैनिटरी लैट्रिन से उठाने का काम नहीं हो रहा है, लेकिन सैकड़ों हजारों की संख्या में अगर वो लोग काम नहीं करेंगे कि बम्बई और पुणे जैसे शहर तो फ्लड हो जाएंगे। और जो डेट उन्होंने दी थी 2 अगस्त 2023, उसके बाद विरार में 4 मौतें हो गई, जिसके ऊपर NHRC ने अभी बॉम्बे बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को नोटिस दिया है, सुओ मोटो। पनवेल में 3 मौतें हो गई, 2 मौतें मालाड में हो गई, मतलब ये अप्रैल और मई के महीनों में। और लगातार अभी जो मॉनसून आया है, इसके पहले के जो कई महीने हैं, हम सब लोगों ने देखा है कि गटारों की सफाई हो रही है, नालों की सफाई हो रही है, किस हालत में हो रही है, लोग नंगे बदन उतर रहे हैं, और पुरुषों के साथ महिलाएं भी उस मल को फेंक रही हैं, और वहां बिल्कुल दिखाई पड़ता है कि कोई किसी तरह का प्रोटेक्टिव गियर नहीं है। वहां कोई सुपरवाइजर चेक नहीं कर रहा कि इसमें क्या गैस निकल रही है, ये कितना खतरनाक है, इसमें इसके अंदर क्या है क्या नहीं है। कोई बूट नहीं, कोई मास्क नहीं, कोई ऑक्सीजन नहीं। अगर कोई गिर गया तो उसके लिए कोई बेल्ट है क्या, कोई फर्स्ट एड की गाड़ी है क्या, किसको बुलाया जाएगा। और अक्सर हम देखते हैं कि जैसे ऋतिक का ही केस था, जो हमने कोर्ट के सामने रखा हुआ है, इसको भी नोडल ऑफिसर ने कोई रिप्लाई नहीं दिया, और बल्कि नोडल ऑफिसर के रिप्लाई में ये लिखा है नो केस इज पेंडिंग फॉर कॉम्पेंसेशन, जबकि ऋतिक कुरकुटे का ही मामला उनके सामने है, जो हमने उनको दिया है कि क्योंकि उसमें वो वार्ड के नाले में उतरे थे, और वहां एक दूसरी बिल्डिंग से कोई लोहे का कुछ आ रहा था जिसमें करंट था, और वो इलेक्ट्रिक्यूट हो गया और उसकी मौत हो गई। उसको कल्याण डोंबिवली कॉर्पोरेशन ये बोल रहा है कि ये मैनुअल स्कैवेंजिंग की वजह से डेथ नहीं हुआ है, ये इलेक्ट्रिक्यूशन की वजह से डेथ हुआ है। अभी इसमें तकनीकी में चीजों में आप जा रहे हैं। और जब आप हमारा ये कहना है कि हमारा जो ये पिटिशन है, ये कोई किसी के खिलाफ नहीं है, ये एडवर्सेरियल लिटिगेशन नहीं है। हमको कॉर्पोरेशंस को, स्टेट को और कोर्ट को मिलकर के सोचना चाहिए कि हाँ करायचं काय, एग्जैक्टली क्या करना चाहिए, क्योंकि ये सभी लोग सब मार्जिनलाइज कम्युनिटी से आने वाले लोग, दलित हैं, इसी को कनेक्ट करता हूँ मैम कि एक तो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से ये सारे स्कैवेंजर्स या मलमूत्र गटर साफ करने वाले लोग आते हैं। 75 साल हो गए हैं देश को, अमृत महोत्सव हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं पूरे भारत में, पर स्टिल आपको ऐसा लगता है क्या कि ये कम्युनिटी का जितना ग्रो अप होना चाहिए था, नहीं तो कितना प्रकार से पुनर्वसन होना चाहिए था, उतना प्रकार % में हुआ है,
और आगे जाके मेरा यही कहना है कि फिर इसका जो टेंडरशिप निकलता है उसको आप कैसे तरह से देखते हो, फिर इसमें मूल या मेन कल्प्रिट या मेन विक्टिम कौन? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यही सब कम्युनिटीज़ हैं, डीएनटी कम्युनिटी से आते हैं, एससी एसटी कम्युनिटी से आते हैं, चाहे हम सूरज मड़वे को देखें या कृतिक कुरकुटे को देखें, बहुत से लोग पारधी कम्युनिटी से आते हैं। तो एक्चुअली दिक्कत ये है कि वो जाति व्यवस्था इतनी गूढ़ तरीके से इस समाज के अंदर घुसा है कि हमारे लिए वो अदृश्य जैसे हो गए हैं। और ये एफिडेविट उनको अदृश्य कर रहा है, बोल रहा है कि किसी ने भी कोई आवेदन नहीं दिया। आवेदन दे तो कैसे दे, जो थोड़ा काम मिल रहा है वो भी बंद हो जाएगा। तो जरूरत है इस चीज के प्रति संवेदनशील होने की। इसको डिनाई नहीं कर सकता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कि उनकी इतनी गटारें हैं, इतने नाले हैं जिनकी सफाई होती ही होती है। तो बेहतर है कि उनको एक्सेप्ट करें कि ये हमारे सीजनल वर्कर्स हैं, उनको एक स्टेटस दें, उनको माने कि हमारे टेम्पररी या कैजुअल वर्कर्स हैं। कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू जाने की क्या जरूरत है, आप उनको पे करिए। आप बल्कि उतना ही पैसा खर्च करेंगे, लेकिन वो बीच में कितने लोग खा रहे हैं कि अंत में जाके एक पति पत्नी को एक जोड़े के रूप में 700 रुपया मिल रहा है। मतलब आप ये सोचिए, उस काम को करने के लिए जो निहायत खतरनाक है, और उन 3 महीनों वो रोज जाते हैं, कभी इस नाले साफ करने, कभी उस नाले साफ करने, कभी उस नाले साफ करने। उनको एज सीजनल वर्कर आप मान लीजिए, उनको एक आइडेंटिटी कार्ड दे दीजिए, उनको कम से कम मेडिकल की सुविधा दे दीजिए। वो जो सांप बिच्छू में उतरते हैं, जो स्किन के उनके रैशेज होते हैं, जो बीमारियां उनको होती हैं उस काम को करने की वजह से, पूरा प्रोटेक्टिव गियर दीजिए। आप खुद जिम्मेदारी लीजिए। आप जानते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्टर तो नहीं देने वाले हैं। अगर देते होते तो इतनी मौतें कैसे होती, और आपके उस डेट के बाद भी इतनी मौतें हो रही है, आज भी मौतें हो रही है। और उसके जो जवाब हैं वो इतने भयानक। एक व्यक्ति मैनहोल साफ कर रहा था, साफ करके ऊपर आ रहा था, गाड़ी से कुचला गया। आप सोच सकते हैं कि ये क्या है, उसको मोटर एक्सीडेंट बता दिया आपने। तो ये असंवेदनशीलता है। आपको मानना पड़ेगा कि इस काम के बिना आपका शहर नहीं चलता, और इस काम को ये लोग कर रहे हैं, बहुत निहायत जरूरी काम कर रहे हैं, जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसको ठेकेदार पेटी ठेकेदार को दे के नहीं चलने वाला है, स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। और उनको रिकग्नाइज करना चाहिए, उनको विक्टिमाइज नहीं करना चाहिए। अगर वो सामने आके बोलते हैं हम ये काम कर रहे हैं, तो उसके बाद आप उनको तंग करो, उनको भगाओ, उनको काम से हटाओ, ऐसा नहीं। ऐसा नहीं करके पहचानिए, एक आइडेंटिफिकेशन कैंप लगाइए, उनको आइडेंटिटी सर्टिफिकेट दीजिए, उनको प्रॉपर गियर दीजिए, उनको प्रॉपर सुपरवाइज कीजिए, और तभी काम करें। और दूसरा मेरा कहना, अभी जीआर निकला कि हम यंत्रीकृत करेंगे, बहुत ही अच्छी बात है। सबसे पहले तो यंत्रीकृत की बात हो रही है, लेकिन बहुत कम जगह पे यंत्र हैं, ज्यादातर अभी भी लोग हैं। हाँ, पर उन यंत्रों को चलाने के लिए आप क्यों नहीं इनका पुनर्वसन करते? उन यंत्रों को चलाने के लिए आपको ड्राइवर चाहिए, ऑपरेटर चाहिए, हेल्पर चाहिए। वो सब लोग इसी कम्युनिटी से लीजिए। नहीं तो क्या होगा, जब यंत्र तो आ जाएंगे, उनको चलाएंगे दूसरे लोग, और ये जो कम्युनिटीज हैं ये इसी काम में रहेंगे। तो बहुत जरूरी है ये जो एक्ट है, इसकी भावना को समझने की जरूरत है। इसकी भावना, कॉन्स्टिट्यूशन की जो भावना है कि इनको एक डिग्निटी की लाइफ दीजिए, पुनर्वसन कीजिए, दूसरा काम दीजिए। इसमें एक मैं लास्ट एक बात बोलना चाहूंगी। अभी मद्रास हाई कोर्ट से एक बहुत अच्छा जजमेंट आया। वहाँ के जो चीफ जस्टिस थे, यहीं बॉम्बे हाई कोर्ट से ही गए हुए गंगापुर वाला साहब हैं, उन्हीं का जजमेंट है, जिसमें उन्होंने एक तो ये भी कहा कि स्टॉर्म ड्रेन को भी सुअर की तरह मानना चाहिए, क्योंकि उसमें भी मल आता है, और ये बिल्कुल सच बात है। दूसरा उन्होंने कहा कि आप पुनर्वसन की बात करते हैं, गवर्नमेंट जॉब्स दीजिए, उनके क्वालिफिकेशन के हिसाब से दीजिए, पढ़ाई लिखाई के हिसाब से दीजिए। और मैं आपको बोलती हूँ कि सूरज और ऋतिक दोनों कॉलेज जाने वाले बच्चे थे, तो ऐसा नहीं है कि वो क्वालिफाइड नहीं है। क्या मजबूरी है जो वो ऐसा काम कर रहे हैं। तो जरूरी है कि राज्य सरकार आंखें खोले। मैनुअल स्कैवेंजर हैं, ये कहना कि कोई भी जिंदा मैनुअल स्कैवेंजर नहीं है, हाँ, मरे हुए मैनुअल स्कैवेंजर जरूर है। तो ये बेईमानी होगी, और इसको एक बड़े ईमानदारी से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जरूरत है। एक आखिरी सवाल पूछता हूँ मैम कि
राज्य के मुख्यमंत्री कहते हैं कि ये सर्वसामान्य जनता का सरकार है, और वो देखते भी है कि खुद 2 साल से जब भी उनका सरकार आया तो हमें हर नाले पे मिट्टी नदी से लेके बोरीवली तक उन्होंने पूरा दौरा किया, और उन्हीं के क्षेत्र से जो है 12 मौतें सामने आई है। इस घटना को कैसे देखते हो, और आप फिर ये शासन को, क्योंकि बीएमसी जो है मुंबई महानगर पालिका, उसमें अभी तक कोई भी इलेक्ट नहीं हुआ, 3 साल से जो है इलेक्शन नहीं हुए, तो आप मुख्यमंत्री जी से क्या आवेदन और निवेदन करना चाहते हैं इस पूरे, क्योंकि आप ये पूरा फाइल, आपकी पूरी टीम ये पूरा केस जो है डील कर रही है, वो ऋतिक या दूसरे जो है उनका बातचीत आपके साथ हो रहा है, तो आप क्या निवेदन करना चाहोगे? यही निवेदन करना चाहेंगे कि हमें सिर्फ एक जवाब के लिए जवाब नहीं देना है, हमें समस्या देखनी है कि हाँ, हैं नाले, हैं गटर, हैं सीवर, उनको साफ आज भी उतर रहे हैं लोग बड़े असुरक्षित ढंग से, और मौत के घाट भी उतर रहे हैं। तो ईमानदारी से जो एक्ट के अंदर है कि 93 से सर्वे कीजिए, लोगों को एक डिग्निटी दीजिए, लोगों को रेगुलर जॉब्स दीजिए, पुनर्वसन करिए। ये लोगों को सिर्फ कुछ एक भीख की तरह राहत नहीं चाहिए, एक हक चाहिए, और एक हक, एक सही पुनर्वसन, एक सही रोजगार, एक सही पगार, वो एक इंसान को इज्जत देता है, वो उन्हें करने की कोशिश करना चाहिए। वो एक बहुत बड़ा कदम होगा। धन्यवाद मॅम पुढारीशी बातचीत करने के लिए। खरं तर आपण पाहिलंय तर ह्याच महाराष्ट्राने ऊसतोड कामगारांचा एक मोठा लढा जो आहे तो, स्थलांतरित ऊसतोड कामगारांचा एक मोठा लढा जो आहे तो पाहिलेला आहे, पण वर्षानुवर्ष मलमूत्र किंवा मग नाले गटार साफ करणारी ही संपूर्ण कम्युनिटी किंवा मग हे संपूर्ण लोक जे आहेत ते गटरी नाल्यात उतरून साफसफाई करत असतात, मुंबईची तुंबई होऊ नये म्हणून ते रस्त्यात गटरीत उतरलेले पाहायला मिळतात, पण त्यांच्यात या संपूर्ण प्रकरणात त्यांचा अनेक वेळा दुर्दैवी मृत्यू होतो, पण सरते शेवटी कोणत्याही कुटुंबाला हवी तशी मदत जी ती पोचताना पाहायला मिळत नाही। संपूर्ण प्रकरण आता न्यायालयाधीन आहे। न्यायालयाने 2013 मध्ये एक आदेश काढला होता, त्याच्यावर पुन्हा एकदा फेरविचारणी जी ती सुरू झालेली, त्यामुळे सरते शेवटी आता सर्वसामान्यांचे मुख्यमंत्री तरी जसे ते म्हटलेत की त्यांना हक्काचा जो पगार असेल आणि हक्काचं जे काम असेल ते द्यावं, हे ऐकतील की नाही हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे। व्हिडिओ जर्नलिस्ट सुरेश सावंतसह मी अजय माने, पुढारी न्यूज, मुंबई।